हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके लिए टुडेज 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स सुपर कलेक्शन लाए हैं। क्वेश्चंस कम है, नॉलेज भरपूर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हेल्ड? अभी कहां पर चौथा राष्ट्रीय चीफ सेक्रेटरी का सम्मेलन हुआ है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। राइट आंसर ए है न्यू दिल्ली। तो जानते रहिए चौथा है। फर्स्ट कब हुआ था? तो पहले ये समझ लीजिए क्या इसकी थीम रही 2024 की। तो इसकी थीम रही है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये 2024 की थीम रही है और इसमें पार्टिसिपेंट्स किए हैं 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, जिससे हमारा भारत बना है। 28 राज्य और 8 यूटीज से चेयर्ड किया। ये फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज को किसने चेयर किया? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। और फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की कब हुई थी? तो जून 2002 में। ठीक है, कहां पर हुई थी? जून 2022 में इन हिमाचल प्रदेश धर्मशाला। जून 2022 के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई थी। सेकेंड जनवरी 2023 में हुई थी न्यू दिल्ली में। तीसरा जो हुआ था दिसंबर 2023 में न्यू दिल्ली में हुआ था। और चौथा आपने अभी देखा न्यू दिल्ली में हुआ ही है दिसंबर 2024 में। तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एनसीसी क्या है ये? तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज है is an initiative of government of India. This is an initiative of government of India to strengthen the spirit of cooperative federalism. Cooperative federalism मतलब होता है कि एक तरह से सहयोगात्मक, सहकारिता वाली भावना को बढ़ावा देने के लिए ये हुआ है। चीफ सेक्रेटरी वर्सेस कैबिनेट सेक्रेटरी में क्या अंतर होता है? देखिए, चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो अपने हर स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो सिविल सर्विसेज का मेन होता है, जबकि यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो यूनियन यानी सेंट्रल लेवल का, पूरे देश लेवल का, मतलब यूनियन कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो सेक्रेटरी हेड्स द सिविल सर्विसेज एट द यूनियन लेवल। और यूनियन लेवल जानते हैं जो होता है ना, वो पूरे देश के लिए होता है। तो चीफ सेक्रेटरी अपने स्टेट के लिए पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव स्टेट का होता है, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो कैबिनेट लेवल यानी यूनियन लेवल का होता है। और यूनियन लेवल मतलब होल इंडिया। अंडरस्टैंड? तो ये आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज जो अभी दिल्ली में हुई है 13 से 15 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द HQ ऑफ IIFCL? तो IIFCL का मैं बता दे रहा हूं फुल फॉर्म, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका HQ कहां है? चेन्नई, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, नन। इसका भी राइट आंसर है सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है। क्या है ये? व्हाट इज IIFCL? तो II ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ये चर्चा में क्यों है? तो अभी अभी ADB माने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको ग्रांट किया है $500 मिलियन लोन टू डेवलप सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए इस ADB ने इसको $500 मिलियन का लोन ग्रांट किया है। किसको? IIFCL। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लोन जो दिया उसने IIFCL को वो विद सॉवरेन गारंटी दिया है। तो सॉवरेन गारंटी क्या होती है? सॉवरेन गारंटी मींस कि अगर IIFCL फेल हो जाता है लोन को पे करने में, तो गवर्नमेंट सरकार इस पूरे लोन को अपनी तरफ से माने पे करेगी ऑन बिहाफ ऑफ IIFCL की तरफ से। ये गवर्नमेंट भारत सरकार इसको रीपे करेगी पूरे लोन को। IIFCL कहा इस लोन को यूज करेगा? विल यूज द लोन टू प्रोवाइड लोन्स टू बोथ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब देखिए यहां पर दो वर्ड आए हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होंगे देश के, वहां पर ये IIFCL इसको लोन करेगी। यहां पर ग्रीन
फील्ड प्रोजेक्ट आए हैं, ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं जो नए प्रोजेक्ट एकदम शुरू किए जाते हैं, और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट उनको कहा जाता है जो पहले से हैं लेकिन उसमें और पैसे की जरूरत है, उनको हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं कंटिन्यू करने के लिए। तो दोनों बहुत अच्छे से जानते रहे। ग्रीन फील्ड एकदम नया प्रोजेक्ट होगा, वो पहले से नहीं चल रहा होगा, और ये ब्राउन फील्ड पहले से ही चल रहा होता है। IIFCL की स्थापना जो हुई थी वो 2006 में हुई थी। इसको रेगुलेट करता है RBI, और इसका HQ जो है मैंने बता ही दिया, न्यू दिल्ली में है। और IIFCL इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है, जिसको RBI रेगुलेट करता है। और इसके जो MD है पद्मनाभन राजा जयशंकर जी हैं। IIFCL जो होता है प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म लोन टू इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, बोथ ग्रीन एंड ब्राउन प्रोजेक्ट्स इन ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, कमर्शियल एंड सोशल सेक्टर्स में जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने देश के विकास के लिए, वहां पर IIFCL ये देता है। एक शॉर्ट में आपको बता दें कि अभी अभी ADB में कितना लोन दिया है, कुछ अभी अभी उसने दिया है, तो आपको याद रखना चाहिए। जैसे $50 मिलियन अभी इसने मेघालय की जल संचयन परियोजना के लिए, यानी फॉर मेघालय वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए। 98 मिलियन अभी भारत सरकार के स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के लिए, यानी फॉर गवर्नमेंट्स बिल्डिंग इंडियाज क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए। 434.25 मिलियन असम में सौर परियोजना के लिए इसने दिया है, फॉर असम सोलर प्रोजेक्ट्स। और 200 मिलियन 200 मिलियन इसने दिया उत्तराखंड जीवन यापन सुधारने के लिए, फॉर उत्तराखंड से लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोन जो हैं आप रिमेंबर रखेंगे। ADB जो है जिसने ये सब लोन दिया है। अब थोड़ा सा ADB के बारे में। ADB 69 मेंबर वाला एक बैंक है, एक रीजनल बैंक है। ADB इज ए रीजनल मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक फोकस्ड ऑन द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया और पैसिफिक के जितने कंट्रीज हैं इन पर फोकस करता है, और ये स्टैब्लिश किया गया था 1966 में, 1966 में। और न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इसके हैं मसातो कांडा, जो जापान से हैं, 5 साल के लिए इलेक्ट किए गए, पहले हैं जापानी जो ये बने हैं इसके मतलब चेयरमैन प्रेसिडेंट बने हैं। और इसके जो HQ है मनीला, जो कि राजधानी है फिलीपींस की। और एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनके फुल्ली डेवलपमेंट के लिए ADB लोन करता है, लोन देता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ UP एग्रीज। अब UP एग्रीज की टोटल कॉस्ट क्या है भाई? 3,903 करोड़, या $500 मिलियन, $600 मिलियन, $700 मिलियन, $8 मिलियन $100 डी में है। तो राइट आंसर ए में है 3,903 करोड़ या 500 मिलियन, जो भी आ जाए एग्जाम में जानते रहिए। अब क्या है UP एग्रीज? तो देखो UP एग्रीज का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। फिर से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। इसका एम क्या है UP एग्रीज का? टू इंप्रूव द क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम इन द स्टेट। माने UP में किसानों की आय को बढ़ाना। और कितने डिस्ट्रिक्ट में ये योजना UP एग्रीज लागू होगी? तो 28 डिस्ट्रिक्ट में। 21 डिस्ट्रिक्ट होंगे पूर्वांचल से, ईस्टर्न UP से, और 7 डिस्ट्रिक्ट होंगे बुंदेलखंड से। कारण क्या है? तो इसको अभी ये चर्चा में क्यों है कि वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, उसने UP एग्रीज को 325.10 मिलियन डॉलर लोन दिया है UP एग्रीज को। अब समझ लीजिए इतना बड़ा लोन दिया है इसने, और कई सालों के लिए दिया है इस लोन को, ठीक है। और तो इसके प्रोजेक्ट इतना है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है 2,737 करोड़, जो अभी बताया 325.10 मिलियन डॉलर, या 37-27 करोड़ आ जाए, कुछ भी जानते हैं, इंडियन करेंसी में 27-37 आएगा,
और अगर डॉलर में आएगा तो आएगा 325.10 मिलियन डॉलर। स्टेट गवर्नमेंट 1166 करोड़ का मैनेज करेगी, वो माने प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर इसमें 50 मिलियन डॉलर का माने कंट्रीब्यूट करेंगे। द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ फ्रांस, इजराइल एंड गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स जानते हैं, उनके फाउंडेशन के द्वारा, इजराइल और फ्रांस के द्वारा सपोर्टेड है, फंड ये देंगे ये सब। टारगेट ऑफ यूपी एग्रीज, इसका टारगेट क्या है देखिए। यूपी एग्रीज का टारगेट तो मैंने बताया कि टू बूस्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स। देखिए जो हमारा पश्चिमांचल यूपी है वो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 50% अकेले कंट्रीब्यूट करता है, जबकि हमारा ईस्टर्न यूपी 28% करता है, वही बुंदेलखंड 5.5% करता है। तो यहाँ ईस्टर्न और बुंदेलखंड भी अपने इकोनॉमी को बूस्ट करें, एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाएं, कृषि उत्पादकता को बढ़ाएं, अपना योगदान बढ़ाएं। इसीलिए यूपी एग्रीज को 6 साल के लिए, फॉर द 6 ईयर्स के लिए ये किया गया है, मतलब ये ड्यूरेशन में ये यूपी एग्रीज को शुरू किया गया है। कितने साल के लिए? 6 साल के। इसके कुछ और खासियत जान ली। इट विल सपोर्ट 1 लाख फिशरमैन फैमिलीज, 1 लाख फिशरमैन फैमिलीज को सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट विल सेंड 500 फार्मर्स टू अब्रॉड टू लर्न अबाउट एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, और भारत माने यूपी सरकार 500 किसानों को विदेशों में भेजेगी, वो एग्रीकल्चर की एडवांस टेक्निक्स को सीखने के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी एग्री जो ये माने प्लान है, स्कीम है, ये फोकस है कि 10 लाख किसानों को असिस्ट करने की, हेल्प करने की, और जिसमें से 1/3 तो औरतें ही होंगी। ठीक है, रिमेंबर इट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी कहाँ है भाई? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। तो राइट आंसर है गुजरात में। आइए इस गिफ्ट सिटी के बारे में जानते रहें। तो गिफ्ट सिटी अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि वहीं पर 3rd इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग अभी वहां पर आयोजित किया गया। 3rd इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग वहीं पर अभी किया गया आयोजित। इसको आप याद रखिएगा। गिफ्ट सिटी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है गुजरात फाइनेंशियल टेक सिटी। हाँ, गुजरात फाइनेंशियल टेक सिटी, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ये क्या है? ये गुजरात इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र है एक तरह से, मानिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक से रिलेटेड। रेगुलेटर इसको कौन है गिफ्ट सिटी का? तो IFSCA है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, जो स्टैब्लिश किया गया था 27 अप्रैल 2020 को, और इसके चेयरपर्सन हैं IFSCA के राजा रमन, जबकि गिफ्ट सिटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर हसमुख अधिया। इसको आप अच्छे से जानते हैं। गिफ्ट सिटी के बारे में और जान लें। गिफ्ट सिटी इज ए मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड गांधीनगर के बीच में सिचुएटेड है गिफ्ट सिटी। डेवलप्ड बाई गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। गिफ्ट सिटी हैज बीन डेवलप्ड बाई एज ए स्मार्ट सिटी एंड एम्स टू बी ए ग्लोबल फाइनेंशियल हब लाइक सिंगापुर इन एशिया। जैसे सिंगापुर एक एशिया में पूरा फाइनेंशियल हब बना हुआ है, सिंगापुर की तरह ही पूरी एशिया का फाइनेंशियल हब बनना चाहता है गिफ्ट सिटी। इस पर्पस के साथ इस स्मार्ट सिटी को डेवलप किया गया है अहमदाबाद और गुजरात के बीच में, अहमदाबाद एंड गांधीनगर के बीच में। अब देखिए इंडिया आईनेक्स जो है अपने यहां जैसे होते हैं नेशनल मार्केट एक्सचेंज होते हैं, इंडिया आईनेक्स जो है ये इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम है इंडिया आईनेक्स, और ये गिफ्ट सिटी में ही है। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC लिमिटेड, इंडिया आईनेक्स हैज बीन सेटअप इन गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात। माने कि इंडिया का इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? तो गिफ्ट सिटी में किया गया है। सोच लीजिए, नेशनल स्टॉक
एक्सचेंज नहीं, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? तो गिफ्ट सिटी गुजरात में है। अब आपको यहीं पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑफ इंडिया, ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन इंडिया आर स्टैट्यूटरी बॉडी। भारत में जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं वो सब स्टैट्यूटरी माने पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा स्थापित किए गए हैं। दिस इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसीज ऑफ इंडिया, वह इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स माने जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजेंसी माने होती हैं, फाइनेंशियल बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको रेगुलेट करने वाले को कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटर या फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी, जो इनको रेगुलेट करती हैं। तो इसमें देखिए 5 हैं जो भारत के जो फाइनेंशियल बॉडीज हैं जिनको जो रेगुलेट करती हैं। इसमें पहला है आरबीआई, दूसरा है सेबी, तीसरा है IRADAI और चौथा है, फोर्थ है PFRDA और पांचवा है IFSCA। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अब आपको बताते हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑफ इंडिया। इसमें पहला नाम आता है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 प्रोविजन, द आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई रेगुलेट्स, किसको किसको रेगुलेट करता है आरबीआई? बैंक्स, एनबीएफसी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द मनी मार्केट। इतने सारे चीजों को आरबीआई कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कौन कौन? बैंक्स, ऑल बैंक्स, एनबीएफसी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मनी मार्केट। इसका एचक्यू मुंबई में है और गवर्नर इसके संजय मल्होत्रा भी आए हैं, मैंने आपको बताया ही था, 26वें गवर्नर के रूप में। अब आता है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस्टेब्लिश हुआ था एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन अप्रैल 12, 1988 में। इट वॉज मेड ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1992, 1992 इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 प्रोविजंस। इट इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड कमोडिटीज मार्केट। कैपिटल मार्केट और कमोडिटीज मार्केट का ये रेगुलेट करता है और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच। अब देखते हैं IRDAI। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 2000 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में। इट इज द रेगुलेटर ऑफ इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर। जितना भी इंश्योरेंस होता है सारे इंश्योरेंस सेक्टर को यह रेगुलेट करता है IRDAI। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और चेयरपर्सन है देवाशीष पांडा। उसके बाद है PFRDA। इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द इंटरिम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन 23 अगस्त 2003 में इसको किया गया था। द PFRDA एक्ट 2013 मेड PFRDA ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज द रेगुलेटर ऑफ पेंशन मार्केट इन इंडिया। पेंशन मार्केट जितना भी है सबको रेगुलेट करता है ये PFRDA और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरपर्सन डॉक्टर दीपक मोहंती। उसके बाद है IFSCA। इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इस्टेब्लिश किया गया 27 अप्रैल 2020 को अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। It is the regulator of the International Financial Service Center situated in Gift City, गुजरात। ये रेगुलेटर है गिफ्ट सिटी गुजरात का और इसका हेडक्वार्टर है गिफ्ट सिटी गुजरात में ही और चेयरपर्सन है के राजा रमन। ये आपने देखा कि जितने भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल बॉडीज हैं उनके यही 5 जो हैं जो रेगुलेटर एजेंसी हैं हमारे देश में यही है। ठीक है, तो आप इसको रिमेंबर रखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ क्लास है ये। आप इसको एंजॉय करिए, अपने नॉलेज को एनहांस करिए और परीक्षा को पास करके आइए। यही मेरा एम है। पढ़े भारत बढ़े भारत।
अगर चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।